मेरे ही घर का ताला मेरे सामने क्लिक करके बंद हुआ और उसी पल मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ बाहर नहीं हुई हूँ, मुझे मेरी ही जिंदगी से निकाल दिया गया है। बारिश की हल्की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। मेरे हाथ में पुराना सूटकेस था और दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे कोई अंदर से दीवारें तोड़ रहा हो। दरवाजे के अंदर मेरे बेटे की आवाज़ अभी भी कान में गूंज रही थी, पर वो आवाज़ मेरे रोहन की नहीं लग रही थी। वो लड़का जो कभी मेरे आंचल से चिपककर कहता था, मम्मी आप मेरी दुनिया हो, आज वही लड़का बांधे मोड़कर खड़ा था जैसे मैं माँ नहीं, कोई बोझ हूँ। माँ काव्या के घरवाले छुट्टियों में आएंगे पूरे करीब 4 हफ्ते और साफ बात वो नहीं चाहते कि आप यहाँ रहें। मैंने बस इतना कहा था, बेटा ये घर, और वो मेरी बात काट कर बोला, हम उन्हें घुमाएंगे शॉपिंग, शहर दिखाना जब हम रात को लौटे। तब तक आप यहाँ से चली जाना, इस घर से समझी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा बेटा कैसे? मैं भी वही सोच रही थी, बस फर्क इतना था कि ये बात मेरे सामने हो रही थी, मेरे ही घर में मेरे पीछे काव्या खड़ी थी, चेहरे पर मीठी मुस्कान, पर आंखों में ऐसी ठंडक जैसे किसी ने अंदर ही अंदर फैसला सुना दिया हो। उसके बगल में उसकी माँ शारदा ठुड्डी ऊपर किए जैसे जीत उसकी है, और काव्या का भाई मयंक हंसी दबाकर खांसने का नाटक कर रहा था। तीनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी और की जगह पर घुस आई हूँ। अगर आप अभी ये कहानी सुन रहे हैं तो एक छोटा सा काम करें, कमेंट में बताइए आप भारत के किस शहर या गांव से सुन रहे हैं। मैं सच में देखना चाहती हूँ ये कहानी कितनी दूर तक जाती है, और हाँ, आगे जो होने वाला है वो आपके लिए सीख भी बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बहुत सारे घरों की चुपचाप चलती लड़ाई है। मैं 71 साल की थी, विधवा। मैं 33 में हुई थी। मेरे पति मनोज एक सुबह स्कूटर लेकर निकले और शाम तक वापस नहीं आए। सड़क हादसा, बस एक फ़ोन कॉल, कुछ लोग रोए, कुछ ने हिम्मत रखो कहा, और फिर दुनिया आगे बढ़ गई। पर मेरे लिए दुनिया वहीं रुक गई थी। मेरे सामने एक छोटा सा रोहन था और मेरी जेब में पैसे इतने कम कि गिनने में भी शर्म आती। उस समय मेरे पास ना बड़े रिश्तेदार थे, ना कोई मजबूत सहारा अगर था तो बस सिलाई, मेरे हाथों की सिलाई। मोहल्ले में लोग मुझे मालती दर्जन कहने लगे थे। पहले ब्लाउज की फिटिंग, फिर पेंट का हेम, फिर शादी के कपड़े। रात को आंखें जलती थीं, उंगलियों में सुई चुभती थी, पर मैं रुकती नहीं थी, क्योंकि अगर मैं रुकती तो रोहन का स्कूल रुकता, उसका दूध रुकता, उसका भविष्य रुकता। मैंने सालों तक एक एक रुपया जोड़कर एक छोटा सा घर खरीदा था। इंदौर के पास एक शांत सी कॉलोनी में घर पुराना था, पर अपना था। मैं आज भी याद करती हूँ पहली रात। रोहन खाली कमरों में दौड़ता रहा और चिल्लाकर बोला, मम्मी ये हमारा महल है। उस महल की हर ईंट मेरे पसीने से गीली थी, और आज उसी घर में मेरे बेटे ने कहा, आप चली जाइए। मैंने कांपते होठों से बस इतना पूछा, रोहन क्या तू सच में अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहा है? उसने आंखें नहीं मिलाईं। माँ काव्या मेरी पत्नी है, उसके घरवाले मेरे अपने हैं, प्लीज समझो, अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। प्राथमिकताएं? मेरा गला सूख गया। मैंने तुझे प्राथमिकता बनाकर ही तो सारी उम्र काटी है बेटा। काव्या आगे बढ़ी, आवाज़ शहद जैसी, पर मतलब कांटा। मालती जी, आपका घर ठीक है, लेकिन अब हमें स्पेस चाहिए। मम्मी पापा दूर से आ रहे हैं, उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैंने धीरे से कहा, मैंने यहाँ कभी किसी को असुविधा नहीं दी। शारदा ने सूखी हंसी हंसी, अरे बस कीजिए, आपकी मौजूदगी ही असुविधा है हर बात में। मेरा घर, बेटी दामाद की भी जिंदगी है। मयंक ने कुर्सी से टेक लगाकर कहा, आंटी इतना इमोशनल मत बनो, बस 26-27 रातें हैं, कहीं दोस्त के यहाँ, कहीं होटल, सस्ते लॉज भी होते हैं। उनके चेहरे पर जो मज़ा था वही सबसे ज्यादा चुभा। बात सिर्फ जाना नहीं थी, बात ये थी कि वो मुझे गिरता देखना चाहते थे, जैसे उन्होंने ये पल पहले से रिहर्सल किया हो। मैं रोहन की तरफ देखती रही, जैसे उसके चेहरे में पुराने रोहन की झलक मिल जाएगी, पर वहाँ सिर्फ कठोरता थी।
मैंने आंसू रोककर सिर हिलाया। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। काव्या ने हल्के से ताली बजाई, जैसे मैंने कोई टेस्ट पास कर लिया हो। गुर और हाँ, चाबियाँ दे दीजिए सारे। सेठ कहीं आप जल्दी वापस आकर हमारी छुट्टियाँ खराब न कर दे। उस पल मुझे समझ आया, ये छुट्टियाँ नहीं है, ये एक चाल है। मैं ऊपर अपने कमरे में गई, हर सीढ़ी भारी लग रही थी, जैसे मैं अपना पूरा जीवन उठाकर चल रही हूँ। मैंने पुराना सूटकेस निकाला, 2 साड़ियाँ, एक स्वेटर, कुछ दवाइयाँ, पुरानी डायरी। हाथ अपने आप चल रहे थे, दिमाग सुन्न था। बाहर से उनकी हंसी की आवाज़ आ रही थी, शॉपिंग की प्लानिंग, बाहर खाने की बातें, जैसे मैं इंसान नहीं, घर का फालतू सामान हूँ जिसे हटाकर जगह बनाई जा रही है। दरवाजे पर फिर हल्की दस्तक हुई। काव्या चौखट पर खड़ी थी, उसकी मुस्कान वही मीठी पर चाकू जैसी। बस याद दिलाने आई हूँ, उसने धीरे कहा। ये मत सोचिए कि ये सब अस्थायी है। जब आप वापस आएंगी तब बहुत कुछ बदल चुका होगा। अगर आप वापस आईं तो। उसका अगर मेरे दिल पर पत्थर बनकर गिरा, लेकिन मैंने उसे दिखाया नहीं। मैंने बस सूटकेस बंद किया, नीचे आई और चुपचाप चाबियां किचन के काउंटर पर रख दी। रोहन मेरे सामने खड़ा था, पर मेरी तरफ देख नहीं रहा था। शारदा फोन में लगी थी, मयंक सीटियों में कुछ गुनगुना रहा था। काव्या ने आखिरी बार विजय वाली नज़र से देखा। एंजॉय योर ब्रेक मालती जी, हम तो करेंगे ही। मैं बाहर निकली, पीछे से दरवाज़ा बंद हुआ, फिर अंदर से डेडबोल्ट की आवाज़, क्लिक। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने मेरे नाम पर बना हुआ घर, मेरे नाम की इज्जत, मेरे नाम की माँ बनने की पहचान, सब पर ताला लगा दिया हो। मैं सड़क पर चलती गई, कोई गाड़ी गुजरी, किसी ने देखा भी नहीं। एक बूढ़ी औरत सूटकेस के साथ शहर की भीड़ में अक्सर अदृश्य होती है। मैं आखिर एक पार्क की बेंच पर बैठ गई, वैसी ही बेंच जैसी पर रोहन कभी छोटा था तो खेलते खेलते आकर मेरे पास बैठ जाता था और मैं उसकी मिट्टी झाड़ती थी। आज वही पार्क था, वही बेंच थी, बस वो बच्चा नहीं था। और यहीं से मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं, समझ की भी है। जब कोई आपको आपके ही घर में छोटा महसूस कराए, जब आपकी बात को ड्रामा कहा जाए, जब आपके पैसे, आपकी चीज़ें, हमारा भी हक बोलकर ली जाए, तो ये सिर्फ बदतमीज़ी नहीं होती, इसे धीरे धीरे चलने वाला मानसिक दबाव कहते हैं। और इसका इलाज सिर्फ रोना नहीं, सीमा बनाना होता है। मैंने महीनों पहले ही संकेत देखे थे, जब रोहन ने शादी के बाद कहा था, माँ बस थोड़े समय के लिए हम यहीं रह ले, किराया बहुत है। मैंने माँ बनकर हाँ कर दी थी। मैंने सोचा था, मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। पर काव्या का घर में रहना ऐसा था जैसे कोई नए घर को अपना करने की तैयारी कर रहा हो। पहले उसने मेरे ड्राइंग रूम के कोने बदले, फिर मेरी सिलाई वाली अलमारी, फिर मेरे सिलाई के कमरे को अपना ड्रेसिंग रूम बना लिया। और जब मैंने कहा, बेटा ये मेरा सिलाई का कमरा है, रोहन ने थकी हुई आवाज़ में कहा, माँ एडजस्ट कर लो ना, बस कुछ महीने, जो महीनों से साल जैसा लगने लगा। फिर शारदा और मयंक का आना जाना बढ़ गया। शारदा घर में ऐसे घूमती जैसे खरीदने आई हो। ये पर्दे बहुत पुराने हैं, ये सोफा तो बदलना पड़ेगा, ये घर बड़े काम का है, बस मैनेजमेंट सही नहीं। और काव्या हर बात पर मुस्कुरा देती। एक रात मैंने गलती से उनकी बात सुन ली थी। मैं पानी लेने निकली थी और ड्राइंग रूम के पास से गुजरते वक्त आवाज़ आई। शारदा कह रही थी, इतना बड़ा घर एक बूढ़ी के लिए बर्बाद है। काव्या बोली थी, रोहन अभी नरम है, धीरे धीरे उसे समझाओ कि माँ का यहाँ रहना समस्या है। मयंक हंसा था, और जब वो निकलेगी तब असली मज़ा आएगा। उस रात मेरी नींद उड़ गई थी। मैंने रोहन को बताया था, उसने मुझे घूरकर कहा था, माँ आपको हर चीज़ में शक क्यों होता है? आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है जब कोई आपको पागल साबित करने लगे। समझिए खेल बहुत गंदा हो चुका है। आज वही खेल अपने चरम पर था। मुझे घर से निकालकर मैं उसी रात लौट नहीं सकती थी। मैं बाहर थी, पर देर रात
करीब 2:30 बजे। मैं चुपचाप कॉलोनी के गेट तक आई, बस देखने कि अंदर क्या हो रहा है। मैं अपना ही घर दूर से देख रही थी, जैसे मैं वहाँ की नहीं। फिर मुझे याद आया, मेरे पास एक चाबी का छोटा सा सेट हमेशा रहता था, जो मैंने किसी को नहीं बताया था। वो मेरी पुरानी आदत थी, सिलाई में भी और जिंदगी में भी एक अतिरिक्त धागा हमेशा रखो। मेरी गुरुसी, एक बूढ़ी औरत, कहा करती थी। मैं दबे पांव अंदर घुसी। घर अंधेरा था, सब सो रहे थे। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा दीवारें भी सुन लेंगी। मैं रसोई से पानी लेने जा ही रही थी कि टेबल पर फैले कुछ कागजों पर मेरी नज़र पड़ गई। रियल एस्टेट की ब्रोशर, घर ट्रांसफर कैसे करें जैसी छपी हुई गाइड, और बीच में एक फॉर्म आधा भरा हुआ। ऊपर मेरा नाम मालती ऐसे लिखा था जैसे मैं खुद किसी को घर दे रही हूँ। सामने लेने वाले के कॉलम में रोहन का नाम। मेरे हाथ कांप गए और तभी पीछे से फर्श पर हल्की सी चरमराहट हुई, जैसे कोई जाग गया हो या कोई मेरे पीछे खड़ा हो गया हो। पीछे से फर्श की हल्की सी चरमराहट हुई और मेरी सांस अटक गई। मैं पलटी नहीं, मैंने बस अपनी उंगलियों को टेबल के किनारे से कसकर पकड़ लिया, जैसे लकड़ी मुझे गिरने से बचा लेगी। किसी के कदम धीमे थे, नींद में डगमगाते हुए। अगर वो मुझे देख लेते तो कहानी वहीं खत्म हो सकती थी। मैंने जल्दी से वो कागज़ वैसे ही फैलाए जैसे कोई छुआ ही न हो। फिर मैंने अपने फ़ोन का कैमरा खोला बिना फ्लैश के और 2-3 तस्वीरें ली। हाथ कांप रहे थे, पर मैंने खुद को समझाया, मालती, डर बाद में करना, अभी सबूत जमा करना है। कदम फिर रुके, शायद वो वापस कमरे में चला गया। मैं बिल्कुल पत्थर बनकर खड़ी रही जब तक घर फिर से शांत नहीं हो गया। फिर मैं धीरे से पीछे हटकर रसोई में गई, पानी पिया ताकि ये लगे कि मैं बस पानी लेने आई थी, और उसी पुराने रास्ते से बाहर निकल आई। बाहर की हवा ठंडी थी, पर मेरी पीठ पसीने से गीली थी। गेट के पास पहुंचकर मैं टूट गई। मैं अपनी ही कॉलोनी में खड़ी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दुश्मन के इलाके से बचकर निकली हूँ। उस रात मैं किसी बस स्टैंड पर नहीं गई, किसी होटल में नहीं गई। मैं सीधे अपनी पुरानी सहेली के पास गई। हेमा मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं थी, वो कभी फैमिली कोर्ट में वकील रह चुकी थी। फिर उम्र बढ़ने पर उसने केस छोड़ दिए थे, पर उसकी आंखें आज भी झूठ को पकड़ लेती थीं। उसने मुझे दरवाज़ा खोलते ही देख लिया कि कुछ बहुत गलत है। क्या हुआ मालती? चेहरा क्यों सफ़ेद है? मैं अंदर गई और जैसे ही उसका दरवाज़ा बंद हुआ, मेरे अंदर का बांध टूट गया। हेमा, वो मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। मेरी आवाज़ बच्चों जैसी निकल रही थी। मैंने उसे सब बताया, रोहन का ठंडा चेहरा, काव्या की चाबी वाली बात, शारदा की हंसी, और सबसे बड़ा वो कागज़। हेमा ने एक शब्द भी बीच में नहीं बोला, बस चुपचाप सुनती रही और बीच बीच में पानी मेरे हाथ में थमा देती। जब मैं रुकी, उसने बहुत सीधी बात कही, पहली बात, तुम अकेली नहीं हो। दूसरी बात, तुम्हें अब माँ नहीं, मालिक बनकर सोचना होगा। घर तुम्हारी नाम है, हाँ, सिर्फ मेरे नाम। तो वो किसी भी हालत में तुम्हें कागज़ पर कुछ लिखवाकर या साइन करवाकर फंसाना चाहेंगे। और याद रखो, जिन लोगों ने तुम्हें पागल बोलना शुरू कर दिया है, वो कल को डॉक्टर की पर्ची भी दिखा सकते हैं। हमें तुम्हें सुरक्षित रखना है। मैं डर गई, मतलब वो ऐसा भी कर सकते हैं? हेमा ने सिर हिलाया। बहुत घरों में होता है, धीरे धीरे बुजुर्ग को कमज़ोर दिखाओ, फिर कहो कि वो फैसला नहीं ले सकता। इसलिए अब नियम एक है, बिना समझे कुछ भी साइन नहीं, किसी को अपने कागज़ नहीं, और हर बात का रिकॉर्ड। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारे पास फ़ोन है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है? मैंने हाँ कहा। ठीक, अब सुनो, कल सुबह सबसे पहले तुम अपने ज़रूरी कागज़ इकट्ठा करोगी, आधार, पैन, घर की रजिस्ट्री, टैक्स की रसीदें, बैंक की पासबुक और अपनी दवाइयाँ, सब एक बैग में, और उस बैग का एक फ़ोटो भी। फिर हम एक भरोसेमंद पड़ोसी को साथ लेंगे, ताकि कोई ये न कह सके कि तुमने कुछ चोरी किया। वो तुम्हारे ही कागज़ हैं। फिर हम सबूत सुरक्षित करेंगे। और हाँ, तुम्हारी सारी तस्वीरें और वीडियो एक जगह नहीं रहने चाहिए। मैंने पूछा, कहाँ? उसने कहा, अपने फ़ोन के अलावा
मुझे भेजो और अगर हो सके तो किसी और रिश्तेदार को भी जिस पर तुम भरोसा करती हो, ताकि अगर तुम्हारा फ़ोन चला भी गया सबूत बचा रहे। उस रात मैं हेमा के घर सोई, पर नींद कहाँ थी। बार बार वही क्लिक की आवाज़ कान में गूंजती रही और बार बार मेरे मन में रोहन का चेहरा आता रहा। मुझे उस पर गुस्सा भी था और दुख भी। मैं समझ नहीं पा रही थी मेरा बेटा इतना बदल कैसे गया। सुबह होते ही हेमा ने चाय दी और बोली, आज हम नाटक नहीं करेंगे, आज हम योजना करेंगे। हम दोनों मिलकर मेरे घर पहुंचे। मैं डर रही थी कि कहीं वो अंदर से चिल्लाएंगे, पर जैसे ही मैंने घंटी बजाई काव्या ने दरवाज़ा खोला और बहुत बनावटी मिठास से बोली, अरे आप वापस। मैंने शांत चेहरा बनाया, मैं कुछ जरूरी चीज़ें लेने आई हूँ। काव्या की आंखें सिकुड़ी, अभी मम्मी आ रही है, मेरा सामान है, मैं बस 5 मिनट। मैंने धीमी थकी हुई आवाज़ में कहा, जैसे मैं सच में कमज़ोर हूँ। हेमा पीछे खड़ी रही, उसने खुद को पड़ोस की आंटी जैसा रखा ताकि माहौल न भड़के। काव्या ने हमें ऊपर जाने दिया, पर उसके कदम हमारे पीछे पीछे ही थे। मैं अपने कमरे में गई और बैग निकाला। मैं हर चीज़ धीरे धीरे रख रही थी ताकि वो सोचे मैं टूटी हुई हूँ। अंदर ही अंदर मैं नोट कर रही थी मेरे कमरे में कौन सी चीज़ गायब है, कौन सा दराज खुला है, कौन सा कागज़ उल्टा रखा है। ये सब छोटी बातें बड़े झूठ का पता देती हैं। नीचे आते ही शारदा किचन से निकली। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा, जैसे मैं कोई खराब खबर हूँ। तो आप वापस आ गईं। हमने तो सोचा आपको समझ आ गया होगा। मैंने बस इतना कहा, मैं बस अपने कागज़ लेने आई हूँ। शारदा ने आंखें घुमाईं, कागज़? कौन से कागज़? हेमा ने पहली बार बोलकर माहौल बदल दिया। आंटी, वो उनके निजी कागज़ हैं, कोई बहस नहीं। शारदा का चेहरा थोड़ा कड़ा हुआ। आप कौन? हेमा मुस्कुराई, पड़ोस की, और वैसे भी किसी के निजी कागज़ पर सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता। शारदा चुप हुई, पर मैं देख सकती थी उसका दिमाग चल रहा है। वो सोच रही थी ये औरत अकेली नहीं है। उसी शाम रोहन घर आया, उसके हाथ में शॉपिंग बैग थे, चेहरे पर थकान और अपराध बोध का कुछ मिलाजुला सा। मुझे देखकर वो रुक गया। माँ, आप यहाँ? मैंने उसे देखा, ये मेरा घर है रोहन, मैं अपने कागज़ लेने आई हूँ। वो हड़बड़ा गया। काव्या बीच में बोली, देखो अब फिर शुरू हो गया, आपकी माँ ड्रामा कर रही है। रोहन ने धीरे से कहा, काव्या रहने दो, ये पहली बार था जब उसने उसे रोका। छोटा सा कदम, पर मेरे लिए बड़ा संकेत। हेमा ने मुझे आंखों से इशारा किया, अभी नहीं, अभी आग नहीं लगानी, अभी जाल बिछाना है। रात को मैंने हेमा के कहने पर घर में वापस रहने का फैसला किया, पर अपने तरीके से। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक रखा। मैंने अपना बैग अपने पास रखा और फ़ोन पर रिकॉर्डिंग की सेटिंग तैयार रखी। अगले दिन सुबह काव्या मेरे कमरे के बाहर आई, आवाज़ मीठी, मालती जी, आपको एक बात करनी है। रोहन ने सोचा है कि आप हमारे साथ समझौता कर ले ताकि सब शांत रहे। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, कौन सा समझौता? वो मुस्कुराई, बस एक छोटा सा कागज़। आप लिख दे कि घर हम सबके लिए है, आप भी रहेंगी, हम भी सब खुश। मेरे दिल ने कहा, यही है, यही उनका असली निशाना है। मैंने बेवकूफ़ बनने का नाटक किया। अच्छा, लिख दूँ? काव्या ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे उसे मीठी जीत मिल गई हो। हाँ, बस लिख दीजिए, फिर हम आराम से रहेंगे। मम्मी भी खुश, आप भी खुश? मैंने धीरे से पूछा, और अगर मैं नहीं लिखूं? उसकी आंखों में चुभन आई, पर उसने मुस्कान नहीं छोड़ी। तो फिर आपको समझना होगा कि रोहन की भी जिंदगी है, आप यहाँ रहकर उसे तनाव देती हैं। मैंने फ़ोन जेब में रखा और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मेरी आवाज़ बहुत साधारण रखी, काव्या सच बताओ, तुम चाहती क्या हो? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। सच, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये घर हमारे नाम हो, या कम से कम रोहन के नाम। आप उम्र की हैं, आपको इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत? उसी समय शारदा भी आ गई। उसने भी बोल दिया, किसी बूढ़े के नाम पर घर रखकर क्या फ़ायदा? जब बेटा है तो उसी के नाम कर दो। वैसे भी कल को कुछ हो गया तो कागजी झंझट होगा। मैं शांत बनी रही, पर अंदर मेरे हाथ बर्फ हो रहे थे। उन्होंने खुद ही बोल दिया था, घर हमारे नाम हो। अगर ये रिकॉर्ड हो गया तो ये सिर्फ मेरी भावना नहीं, उनका इरादा साबित करेगा। तभी मयंक अंदर घुस आया।
बिना नमस्ते, बिना इज्जत आंटी। टाइम वेस्ट मत करो, साइन कर दो वरना फिर हम भी आराम से नहीं बैठेंगे। उसके शब्द में धमकी थी। मैंने धीरे से पूछा, मतलब? मयंक हंसा, मतलब आप अकेली बाहर जाएंगी तो कौन देखेगा? आजकल तो पता नहीं कब क्या हो जाए। शारदा ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बात निकल चुकी थी। धमकी साफ मेरे गले में डर का गोला फंस गया, पर मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया। मैंने बस कहा, मैं सोचूंगी। काव्या ने तुरंत पलटा, सोचने का क्या है? अभी नीचे चलिए, हमारे जान पहचान के नोटरी हैं, बस साइन। मेरी आंखों के सामने एक डरावना चित्र आया, मुझे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाना, कागजों पर साइन कराना, फिर कहना कि मैंने अपनी मर्जी से दिया। मैंने धीमे से कहा, मेरा सिर दुख रहा है। शारदा ने बनावटी चिंता दिखाई। अरे दवा ले लो काव्या, चाय बना दे, थोड़ा शांत हो जाएगी। काव्या नीचे गई और चाय लेकर आई। कप मेरे हाथ में थमाते वक्त उसने मेरी आंखों में सीधे देखा, जैसे कह रही हो अब रास्ता यही है। मैंने कप उठाया पर पिया नहीं। चाय की खुशबू अलग थी, हल्की सी कड़वाहट, जो सामान्य इलायची वाली चाय में नहीं होती। मेरे पेट में डर उतर गया। मैंने कप टेबल पर रखा, अभी नहीं, थोड़ा बाद में। काव्या की आवाज़ तेज हो गई, आप हर चीज़ में शक करती हैं, पीजिए, आपका ही भला है। रोहन उस समय दरवाजे पर आ गया। उसने ये सुना क्या हो रहा है? काव्या ने तुरंत मासूम चेहरा बनाया, कुछ नहीं, बस मांजी को समझा रहे थे, वो बिना वजह परेशान है। मैंने रोहन की तरफ देखा और पहली बार बहुत साफ कहा, रोहन, वो मुझसे घर के कागज पर साइन करवाना चाहते हैं। रोहन चौंक गया। क्या? शारदा ने चिल्लाकर कहा, बेकार की बातें, हम तो बस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं शांत रही, तो फिर कागज क्यों और नोटरी क्यों? रोहन की आंखें काव्या पर गईं। काव्या ने उसकी बांह पकड़कर कहा, रोहन, तुम भी न ये बूढ़ी औरत। फिर उसने खुद को संभाला, मेरा मतलब आपकी माँ हर बात को गलत समझती है। रोहन का चेहरा लाल हुआ, वो पहली बार बीच में फंसा था। एक तरफ मैं, दूसरी तरफ उसकी पत्नी, और उसी फंसे हुए पल में मेरे फ़ोन पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। मेरे पास उनके शब्द थे, उनकी धमकी थी, उनका इरादा था, पर मेरे पास एक बड़ी परेशानी भी थी। मैं अभी भी उसी घर में थी, उन्हीं लोगों के बीच। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने रिकॉर्ड किया है, तो वो कुछ भी कर सकते थे। उसी रात जब सब सो गए, मैंने चुपचाप हेमा को मैसेज किया, मेरे पास रिकॉर्ड है और चाय में कुछ गड़बड़ लग रही है, कल सुबह ही मिलना है। हेमा का जवाब तुरंत आया, डरो मत, दरवाज़ा लॉक रखो, फ़ोन मेरे पास भेजो। मैंने रिकॉर्डिंग उसे भेज दी। फिर मैंने अपने कमरे की कुंडी 2 बार चेक की। मैं बिस्तर पर लेटी, पर नींद नहीं आई। बाहर से कभी कभी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे लोग प्लान बना रहे हों। और तभी रात के किसी हिस्से में मेरे दरवाजे की कुंडी पर बहुत हल्की सी आवाज़ आई, टिक टिक, जैसे कोई धीरे से खोलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल गले में आ गया। मैंने फ़ोन हाथ में लिया, बिना आवाज़ के कैमरा ऑन किया और दरवाजे की तरफ देखती रही। कुंडी फिर हिली और इस बार किसी ने चाबी घुमाने की कोशिश की। कुंडी फिर हिली और इस बार किसी ने चाबी घुमाने की कोशिश की। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने तुरंत लाइट नहीं जलाई, क्योंकि डर था कि बाहर वाला भाग जाएगा और सुबह सब उल्टा करके बोलेगा, आपको भ्रम हुआ। मैंने बस धीमे से फ़ोन की रिकॉर्डिंग फिर से ऑन की और बहुत हल्की आवाज़ में कहा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन चाबी फिर घूमी। अब ये साफ था, ये गलती से नहीं हो रहा, ये कोशिश है। मैंने बिस्तर से उठकर अपने दरवाजे के पीछे वाला छोटा सा डोर स्टॉपर लगाया, जो मैं पहले कभी नहीं लगाती थी। फिर मैंने फ़ोन से 112 डायल किया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया, डर को काम पर मत आने दो। कॉल लगते ही मैंने धीमे साफ शब्दों में कहा, मैं एक बुजुर्ग महिला हूँ, मेरे घर में लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कमरे का दरवाज़ा कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, मुझे तुरंत मदद चाहिए। ऑपरेटर ने पूछा, पता बताइए। मैंने पता बताया और कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन मैं सुरक्षित नहीं हूँ। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बाहर गली में एक स्कूटर रुका, फिर एक गाड़ी। मुझे खिड़की से लाल नीली लाइट की हल्की चमक दिखी। मुझे ऐसा लगा
जैसे पहली बार किसी ने मेरी बात को सच माना हो। दरवाजे पर तेज आवाज आई, पुलिस, दरवाज़ा खोलिए। उसी पल बाहर कुंडी वाली आवाज़ बंद हो गई, किसी के भागने के कदम सुनाई दिए। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। नीचे हॉल में रोहन, काव्या, शारदा और मयंक ऑल जाग चुके थे। काव्या घबराई हुई थी, पर उसने तुरंत अपनी मासूम वाली शक्ल पहन ली। शारदा चिल्लाई, ये क्या तमाशा है? पुलिस क्यों? रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। माँ, आपने पुलिस बुला ली? मैंने पहली बार अपनी आवाज़ में कमजोरी नहीं रखी। हाँ, क्योंकि कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा रात में खोलने की कोशिश कर रहा था और मैं डर में नहीं रहूंगी। पुलिस वाला अंदर आया। उसने सीधा पूछा, क्या हुआ? शारदा बोली, कुछ नहीं साहब, इनको वहम होता है, उम्र हो गई है। ये शब्द मेरे कान में आग की तरह घुसे। यही तो चाल होती है, पहले आपको अकेला करो, फिर आपको भ्रम वाला साबित करो। मैंने तुरंत कहा, साहब, मैं वहम नहीं कर रही, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है और पिछले 2 दिन से मुझसे घर के कागज़ पर साइन करवाने की कोशिश हो रही है। काव्या ने नकली हंसी, अरे ये तो झूठ है। मैंने फ़ोन आगे किया और पुलिस वाले को रिकॉर्डिंग सुनाई, जहां काव्या कह रही थी, हम चाहते हैं घर हमारे नाम हो। जहां शारदा बोल रही थी, बूढ़ी के नाम पर घर रखकर क्या फ़ायदा, और जहां मयंक धमकी के अंदाज में बोल रहा था, अकेली बाहर जाएंगी तो कौन देखेगा। रिकॉर्डिंग चलते ही कमरे का माहौल बदल गया। रोहन की आंखें फैल गईं, वो पहली बार सच सुन रहा था। बिना फिल्टर के पुलिस वाले ने कड़क आवाज में कहा, ये धमकी है और बुजुर्ग को परेशान करना भी अपराध है। किसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की? मयंक तुरंत पीछे हुआ। मैं नहीं, मैं तो सो रहा था। काव्या ने कहा, कोई गलतफहमी है? पुलिस वाले ने पूछा, चाबी किसके पास है? शारदा बोली, घर तो हमारा भी है। पुलिस वाला बीच में काट कर बोला, घर किसके नाम है? मैंने कहा, मेरे नाम, सिर्फ मेरे नाम। पुलिस वाला बोला, ठीक है, अभी मैं एक एंट्री कर रहा हूँ। अगर आगे से डराने धमकाने की कोशिश हुई तो FIR हो सकती है और आप लोग समझ लो, बुजुर्ग माता पिता को घर से निकालना, परेशान करना, ये सब बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने रोहन को अलग ले जाकर भी समझाया, आप बेटा हैं, कानून भी और समाज भी आपसे उम्मीद करता है कि आप अपनी माँ की सुरक्षा करेंगे, न कि उनको डर में रखेंगे। पुलिस के जाने के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा था। शारदा ने फुसफुसाकर काव्या को कुछ कहा, जैसे नया प्लान बन रहा हो। मयंक ने मुझे घूरा, पर अब उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब रिकॉर्ड था, अब पुलिस आ चुकी थी, अब मैं अकेली नहीं थी। सुबह होते ही हेमा आ गई, उसके साथ एक और वकील थे, विवेक शर्मा, जिन्होंने प्रॉपर्टी और वरिष्ठ नागरिक मामलों में काम किया था। उन्होंने मेरे कागज़ देखे, रिकॉर्डिंग सुनी और सबसे पहले मुझसे एक सवाल पूछा, मालती जी, आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि वो लोग घर छोड़ दे या आप समझौता चाहती हैं? मैंने बिना सोचे कहा, मैं शांति चाहती हूँ, लेकिन शांति तभी होगी जब वो मेरे घर से बाहर होंगे। विवेक जी ने सिर हिलाया, ठीक, फिर हम भावनाओं से नहीं, प्रक्रिया से चलेंगे। उन्होंने मुझे 3 आसान बातें समझाईं, बिल्कुल बच्चों जैसी सरल भाषा में, ताकि मैं डर में गलती न करूं। 1, किसी कागज़ पर बिना पढ़े साइन नहीं दो। अपने पैसे और संपत्ति की सुरक्षा के लिए बैंक और रजिस्ट्री में अलर्ट। 3, लिखित नोटिस और कानूनी रास्ता, ताकि कल कोई ये न बोले कि आपने जबरदस्ती की। उसी दिन हम बैंक गए। मैंने अपने खाते में बड़ी निकासी पर अलर्ट लगवाया। लॉकर था तो उसकी चाबी मेरे पास रखी। विवेक जी ने कहा, OTP और पासवर्ड किसी को मत देना, बहुत लोग घर के अंदर से ही फ्रॉड कर देते हैं। फिर हम घर के रजिस्ट्री वाले दस्तावेज की फोटोकॉपी कराकर सुरक्षित जगह रख आए। मैंने अपने डॉक्टर से भी उसी दिन एक छोटा सा चेकअप करवाया, ताकि मेरे पास ये मेडिकल रिकॉर्ड रहे कि मैं होश में हूँ और फैसले ले सकती हूँ। हेमा ने कहा था, जब सामने वाला आपको भ्रम वाला बताए तो सबसे पहले आपका शांत दिमाग और आपका रिकॉर्ड आपकी ढाल बनता है। दोपहर में विवेक जी ने एक कानूनी नोटिस तैयार कराया, जिसमें साफ लिखा था कि रोहन, काव्या, शारदा और मयंक को मेरे घर में रहने की अनुमति अब वापस ली जाती है और उन्हें निश्चित समय में
घर खाली करना होगा। साथ में ये भी लिखा था कि किसी तरह की धमकी, डराना या दस्तावेज से छेड़छाड़ हुई तो पुलिस कार्रवाई होगी। जब नोटिस हाथ में आया, रोहन ने पहली बार मेरी तरफ देखकर कहा, माँ ये सब इतना आगे क्यों चला गया? मेरा गला भर आया, पर मैंने खुद को रोका क्योंकि तुमने मुझे सुनना बंद कर दिया था। बेटा, रोहन ने काव्या की तरफ देखा। काव्या, सच बताओ तुम कागज क्यों चाहती थी? काव्या ने उसे अलग कमरे में खींचने की कोशिश की। रोहन, ये सब मांझी का ड्रामा है, चलो अंदर। लेकिन अब रोहन का धैर्य टूट रहा था। नहीं, यही बोलो। उसी शाम एक ऐसा मोड़ आया जिसने रोहन की आंखें पूरी तरह खोल दी। रात में काव्या के फोन पर मैसेज की घंटी बार बार बज रही थी। रोहन ने पहले कभी उसकी चीजें नहीं देखी थीं, लेकिन उस दिन उसने कहा, मुझे सब सच चाहिए। काव्या ने फोन छीनना चाहा, पर रोहन ने पहली बार सख्ती दिखाई। उसने एक ग्रुप चैट खोल ली जिसमें शारदा, मयंक और काव्या महीनों से प्लान कर रहे थे। मालती को धीरे धीरे कमजोर दिखाओ, रोहन को बोलो कि माँ भूलने लगी है, अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर से पर्ची बनवाने की कोशिश। घर ट्रांसफर होते ही सब सेट। रोहन का चेहरा कांपने लगा। उसने स्क्रीनशॉट लिए और मेरे पास आकर बैठ गया, मेरे पैरों के पास, जैसे वो फिर से छोटा बच्चा हो। माँ, मैंने क्या कर दिया? उसकी आवाज़ टूट रही थी। मेरे अंदर गुस्सा था, लेकिन उससे बड़ा दर्द था। मैंने बस इतना कहा, तुमने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। बेटा, उसी रात रोहन ने काव्या से कहा, तुम मेरे घर नहीं, मेरी माँ के घर में अब एक दिन भी नहीं रहोगी। काव्या चीखने लगी, तुम अपनी माँ की वजह से अपनी शादी तोड़ दोगे। रोहन ने पहली बार जवाब दिया, मैं अपनी माँ की वजह से नहीं, मैं तुम्हारे झूठ की वजह से। शारदा बीच में कूद पड़ी, तू बहक गया है, ये बूढ़ी औरत तुझे कंट्रोल कर रही है। रोहन ने आंखों में आंसू लेकर कहा, कंट्रोल? माँ ने मुझे कभी कंट्रोल नहीं किया। माँ ने मुझे पाला, तुम लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मयंक ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा, बहुत हो गया, हमें भी पता है, कानून वनून हम भी देख लेंगे। विवेक जी ने शांत आवाज में कहा, धमकी दे रहे हैं? ठीक है, ये भी रिकॉर्ड में जाएगा। अब काव्या का असली चेहरा सामने आ रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, ठीक है मालती जी, आप जीत गईं, पर याद रखना, अकेली बूढ़ी औरत के साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनते ही हेमा ने तुरंत 112 पर दोबारा कॉल किया और कहा, फिर से धमकी दी गई है। इस बार पुलिस ने आते ही बहुत कड़ा रुख अपनाया। मयंक को चेतावनी मिली और काव्या शारदा को भी पुलिस ने साफ कहा। एक और धमकी और केस दर्ज। अगले कुछ दिनों में कानूनी प्रक्रिया तेज हुई। वरिष्ठ नागरिक से जुड़े मामले में सुनवाई जल्दी रखी गई और विवेक जी ने सारे सबूत जमा किए, मेरी रिकॉर्डिंग, ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट, नोटिस की कॉपी और पुलिस की एंट्री। निर्णय साफ था, काव्या, शारदा और मयंक को घर खाली करना होगा और उन्हें मेरे संपर्क में आने से रोका गया। रोहन ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं माँ के घर में अब नहीं रहूँगा, मैं अलग रहूँगा और माँ की मर्जी के बिना यहाँ कोई कदम नहीं रखेगा। जिस दिन वो लोग सामान बांधकर निकले, शारदा रो रही थी, लेकिन वो रोना पछतावे का नहीं था, हार का था। मयंक गालियां बड़बड़ा रहा था। काव्या का चेहरा पत्थर जैसा था, ना शर्म ना दुख, बस गुस्सा। जाते जाते उसने रोहन से कहा, तुम पछताओगे। रोहन ने बस दरवाजे की तरफ देखा। मैं आज पछता रहा हूँ कि मैंने अपनी माँ को इतने दिनों तक अकेला छोड़ा। जब उनकी गाड़ी गई, मैंने पहली बार अपने घर के अंदर की हवा को गहरी सांस की तरह लिया। घर बिखरा हुआ था, पर घर मेरा था। मेरी सिलाई मशीन धूल में पड़ी थी, मैंने उसे साफ किया, जैसे अपने दिल पर जमी धूल साफ कर रही हूँ। मैंने नए ताले लगवाए, दरवाजे पर कैमरा और पड़ोस की एक भरोसेमंद आंटी को अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में रखा। मैंने अपने घर के कागजों की कॉपी एक अलग जगह रखी और सबसे जरूरी, मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं अच्छी माँ बनने के चक्कर में अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ूंगी। रोहन ने अगले हफ्तों में कई सही काम किए। उसने मेरी उधार ली हुई रकम वापस की, उसने काउंसलिंग शुरू की, उसने कानूनी तरीके से अलग होने की लेकिन मैं हर बार एक ही बात कहती, माफ़ी शब्द नहीं, बदलाव है। एक शाम वो दरवाजे पर आया, हाथ खाली, सिर झुका हुआ। माँ, मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला, मैंने चैन लगाई और कहा,
रोहन, आज नहीं पहले हम धीरे धीरे भरोसा बनाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर हिलाया। ठीक है, आप जैसी कहें। उसी पल मुझे एहसास हुआ, सीमा बनाना क्रूरता नहीं है, सीमा बनाना सुरक्षा है। समय बीतने लगा, मेरा गुस्सा कम हुआ, लेकिन मेरी सीख बनी रही। और फिर एक दिन जब मैं सिलाई कर रही थी, सुई की टक टक आवाज़ के बीच मुझे अपने अंदर एक भारी पत्थर सा महसूस हुआ। कड़वाहट में समझ गई, अगर मैं इसे पकड़े रही तो उनका असर मेरे घर से निकलकर भी मेरे दिल में रहेगा। मैंने हेमा से कहा, मैं माफ़ करना चाहती हूँ पर भूलना नहीं चाहती। हेमा ने वही बात दोहराई जो उसने पहले भी कही थी। माफ़ी का मतलब दरवाज़ा खोलना नहीं, माफ़ी का मतलब जहर बाहर फेंकना है, और बाउंड्री मतलब फीस लगाकर रखना। उस रात में अपने किचन में अकेली बैठी मैंने धीरे से कहा, काव्या, शारदा, मयंक, मैं तुम लोगों को माफ़ करती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम सही थे, बल्कि इसलिए कि मैं अपने बचे हुए साल तुम्हारी गंदगी ढोकर नहीं जीना चाहती। मेरे सीने में एक गांठ ढीली पड़ी। अगले दिन रोहन फिर आया। इस बार मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन मैंने उसे अंदर बैठने से पहले कहा, रोहन, मैं तुम्हें पूरी तरह माफ़ करती हूँ बेटा, पर एक शर्त है। मेरे नियम मेरे घर में चलेंगे और भरोसा धीरे धीरे बनेगा। वो रो पड़ा। हाँ माँ, मैं मानता हूँ, मैं अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और कभी किसी को आपके ऊपर नहीं आने दूंगा। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, पर मैंने उसे उसी पल गले नहीं लगाया, क्योंकि मैं उसे प्यार तो दे रही थी, पर मैं खुद को खो नहीं रही थी। यही सही संतुलन था, प्यार और सीमा। आज मेरा घर फिर से घर लगता है, डर वाला घर नहीं, शांति वाला घर। मेरी सिलाई फिर चलती है, मेरी सुबह में चाय की खुशबू है। लेकिन अब मैं हर बार खुद से पूछती हूँ, क्या मैं सुरक्षित हूँ? क्या मेरी बात सुनी जा रही है? और अगर नहीं, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर आप इस कहानी से एक बात याद रखें, तो बस ये, कोई भी रिश्ता आपको आपकी इज्जत से सस्ता नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप बुजुर्ग हैं या आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान और उनकी संपत्ति की रक्षा ड्रामा नहीं है, ये जरूरी है। अब जाते जाते एक छोटा सा काम करें। अगर आप यहाँ तक सुन पाए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं। और अगर आपके घर या मोहल्ले में कोई मालती अकेली बैठी है, तो आज ही उसके हाल पूछिए। कभी कभी एक छोटा सा सहारा किसी की पूरी जिंदगी बचा देता है।